BEE में हमने मेश एनालिसिस स्टार्ट किए थे। मेश एनालिसिस का ही प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा था, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वो कर रहे थे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। मेश एनालिसिस सबसे इजी मेथड है कैलकुलेशन का। वही है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि हर एक मेश के लिए एक एक इक्वेशन लिखना पड़ता है और इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। तो उसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है मेश का इक्वेशन सॉल्व करने की। सिर्फ आपको इक्वेशन तो निकालना ही पड़ेगा, भले ही उसको आप लास्ट में कैलकुलेटर में पुट करके निकाल लो। एग्जाम में कैलकुलेटर में भी पुट करके सॉल्व करके दिखा दोगे तो भी उतना ही मार्क्स मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं। प्रैक्टिस की सीरीज चल रहा है, अपने ओर से हर मेथड पे बेस्ड 5-7 क्वेश्चन लेता हूँ। आप लोग और अपने से कर सकते हो। जब भी इस टाइप से दिखेंगे छोटा और बड़ा प्लेट, तो इसका मतलब एक बैटरी होता है, डीसी वोल्टेज सोर्स होता है वो। और हमेशा के लिए याद रख लो कि छोटा प्लेट मतलब वो निगेटिव प्लेट होता है, डीसी वोल्टेज सोर्स बैटरी का। और बड़ा जो प्लेट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन वाले ने कुछ नहीं किया है, इसको छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देने का तरीका अलग हो गया है थोड़ा सा। और यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 4 वोल्ट का बैटरी है। ये प्लस और माइनस मैं अपने ओर से लिख दे रहा हूँ। ये 2 वोल्ट का डीसी वोल्टेज सोर्स है, ये 10 ओम है। क्वेश्चन वाले ने इसको 2 ओम लिख दिया, और ये भी क्या है आपका 10 ओम। क्वेश्चन वाले ने इसमें ये बोल दिया है कि सर्किट के अमीटर पर, यहाँ पर एक सर्कल के अंदर ए लिखा मतलब वो अमीटर है, और अमीटर का फुल फॉर्म होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर है वो करंट का यूनिट होता है। जो मीटर करंट का मेजरमेंट करने का काम करता है, उसी मीटर को, उस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को, उस मेजरिंग डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। तो क्वेश्चन वाले ने सिर्फ यहाँ पर यह बोल दिया है कि सर्किट में जो अमीटर यूज हुआ है, उस अमीटर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करो। एक लाइन में उन्होंने बस इतना ही बोला। ठीक है, तो अमीटर में फ्लो होने वाले करंट को निकालने के लिए बोल दिया है। उन्होंने आपको मेंशन नहीं किया है कि आपको मेश एनालिसिस से बनाना है, कि लूप एनालिसिस से बनाना है, कि नोडल एनालिसिस से बनाना है, कि किरचॉफ करंट लॉ बस को यूज करना है, कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करना है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही बोल दिया कि सर्किट में अमीटर जो यूज हुआ है, उस अमीटर पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगा वो निकालने बोला। और बाकी आपको अब कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, उन्होंने इस अमीटर एम्पियर मीटर के थ्रू फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू को पूछा है। मैं अभी फिलहाल मेश एनालिसिस का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मेश एनालिसिस की ओर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो मेश एनालिसिस क्या बोलता है, मेश का मतलब होता है किसी भी सर्किट के स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ को क्या बोलते हैं, मेश बोलते हैं। ठीक है, तो मेश एनालिसिस तो यही बोलता है कि सबसे पहले दिए गए सर्किट के हर एक स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ, जिसे मेश कहते हैं, हर एक मेश पर एक एक करंट को उसकी डायरेक्शन के साथ एज्यूम कर डालो। एक एक करंट एजम्पशन करना है उसके डायरेक्शन के साथ। तो चलो, मैं यहाँ पर एक क्लोज पाथ ये दिख रहा है अपने आप में पूरा बंद है, और ये अपने आप में ये भी पूरा बंद है। ये दूसरा मेश हुआ, ये फर्स्ट मेश, ये दूसरा मेश। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि हर एक मेश पर एक एक करंट को उसके डायरेक्शन के साथ एजम्पशन कर डालो।
तो सपोज इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और वो क्लॉकवाइज हो रहा है। कैसे टाइप का होगा, मतलब इस 2 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होंगे, फिर इस अमीटर पे आएगा, फिर इस 10 ओम के रजिस्टर पे फ्लो होंगे, फिर इस 4 वोल्ट के बैटरी के निगेटिव से बाहर निकलेगा, फिर 2 ओम, फिर 10 ओम, फिर 4 वोल्ट की बैटरी, ऐसे सर्कुलेट होंगे, घड़ी जैसा चलता है। करंट वायर में फ्लो होगा, उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए मैंने अंदर में क्लॉकवाइज बना दिया डायरेक्शन, और उसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको मैं अपने तरफ से क्या मान लिया, I1। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर का मेष है। तो सपोज इस दूसरे नंबर के मेष पे फ्लो होने वाले करंट को अपने तरफ से दे दिया मैं I2। इसमें I2 करंट का फ्लो हो रहा है, और ये I2 करंट कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको भी देख लेते हैं कैसे टाइप का फ्लो होगा। करंट ऐसे आएगा, इस 2 वोल्ट के बैटरी के निगेटिव से निकला, फिर ये 10 ओम से निकलेगा, फिर अमीटर में जाएगा, फिर इस 2 ओम में, फिर उसके बाद वापस 2 वोल्ट की बैटरी, फिर 10 ओम का रजिस्टर, फिर अमीटर, फिर 2 ओम का रजिस्टर, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें भी करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो होंगे, और उसमें फ्लो होने वाले करंट को मैं अपने तरफ से क्या मान लिया, I2 मान लिया, वो सेकेंड मेष कहलाया। तो हर एक इंडिविजुअल मेष पर एक एक करंट को उसके डायरेक्शन के साथ क्या करते हैं, एजम्पशन करते हैं। तो मैंने 2 मेष दिया है, दोनों मेष पर एक एक करंट को अपने तरफ से क्या कर डाला, एजम्पशन कर डाला, एज्यूम कर डाला। क्लियर हुआ। तो मैंने इसमें एजम्पशन किया एक एक करें। अब उन्होंने किरचॉफ्स मतलब मेष एनालिसिस यही बोलता है कि अब हर एक मेष पर क्या कर डालो, KVL लगा डालो। तो चलो KVL लगाते ही I1 वाले को फर्स्ट मेष दे देता हूँ और I2 वाले को सेकेंड मेष दे देता हूँ। तो हर एक मेष पर क्या लगाते हैं अपन, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अप्लाई KVL एट मेष फर्स्ट, फर्स्ट मेष पर KVL लगाएंगे। ठीक है, मेष फर्स्ट पर KVL कहीं से भी स्टार्ट करो, किरचॉफ वोल्टेज यही बोलता है कि सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज प्लस एलिमेंट्स पर जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका सम हमेशा क्या होता है, 0 होता है। उन्होंने यही बोला कि हर एक एलिमेंट पर वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो उसका समेसन, और आप जो उसमें वोल्टेज अप्लाई करोगे वो उन दोनों का जो समेसन होगा, एडिशन होगा, वो मैथमेटिकली क्या होगा, 0 होगा। फिर उन्होंने ये बोला है कि अगर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अगर करंट के डायरेक्शन में ही अगर अप्लाई करते हो तो इन डायरेक्शन ऑफ करंट always voltage drop will be negative, but in case of opposite direction the voltage drop always will be पॉजिटिव। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और सेम डायरेक्शन की अगर बात करें तो ऑलवेज क्या होंगे, वो निगेटिव होंगे। तो चलो यहाँ से ऐसा स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे करो। मैं सेम डायरेक्शन में ही चलता हूँ, मेरी आदत है, वही ठीक लगता है। तो सेम डायरेक्शन में चलो, तो हर एक एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगे, निगेटिव। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और इसी दिशा में चल रहा हूँ जिस दिशा में I1 फ्लो हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज में। तो माइनस साइन, इसमें रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, 2। करंट कितना है, देखो ये I1 जो करंट है ऐसे लेफ्ट से किधर जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है 2 ओम पे। वैसे यहाँ पर एक और करंट फ्लो हो रहा है I2, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट से लेफ्ट है। 2 करंट फ्लो हो रहा है इस 2 ओम पर, और दोनों करंट अपोजिट है, एक I1 है दूसरा I2 है। तो टोटल जो करंट है वो इन दोनों करंट के डिफरेंस का क्या होगा, इक्वल। तो जिस वाले मेष के लिए KVL लगा रहे हैं उस वाले मेष में अगला वाला करंट घटेंगे, तो I1 माइनस क्या हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। ये यहाँ का हो गया। अब ये तो अमीटर है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई ड्रॉप नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ जब तक इसमें रेजिस्टेंस नहीं देगा तो इसका ड्रॉप तो नहीं निकाल सकते। तो उसके बाद फिर यहाँ आ जाओ, फिर से करंट की दिशा में चल रहा हूँ, तो माइनस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, 10, और करंट का वैल्यू क्या है यहाँ पर, I1। तो -10 इंटू I1। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाओ, ऐसे कहाँ से निकला मैं, बाहर माइनस से निकला, तो माइनस उसकी वोल्टेज वैल्यू कितना है, 4, और इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, -2 × I1, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा +2 × I2, -10 × I1 और -4 = 0। ठीक है, उसको सॉल्व कर दिया। अब देखो सेम वेरिएबल वाले को I1 और I1 वाले दोनों सेम साइन जुड़ जाएंगे, तो 10 और 2 क्या हो जाएगा -12 हो जाएंगे I1। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा +2 I2 हो जाएगा और -4 = 0। तो -12 × I1 +2 × I2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, दो वेरिएबल है, दो मेश है, तो एक को I1 मान लिया, एक को I2 मान लिया। ठीक है, अब सेकेंड नंबर के मेश पर अपन KVL लगाते हैं। सेकेंड नंबर के मेश पर KVL लगा लेते हैं, ये वाला पर। ठीक है, मैं करेंट के ही डायरेक्शन में KVL लगाऊंगा, कंफ्यूज मत होना। तो करेंट के डायरेक्शन में ऑलवेज वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो हमेशा निगेटिव होंगे, और बैटरी के जिस प्लेट से आप बाहर निकलोगे उसका साइन यूज करना है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लगा रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ। तो अप्लाई KVL एट मेश सेकेंड सेकेंड नंबर के मेश पर KVL लगाते हैं। करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ मैं, ऐसे आ रहा हूँ मैं ऐसे। ठीक है, तो करंट की दिशा में वोल्टेज का ड्रॉप -10 × I2 होगा। फिर उसके बाद ऐसे जाएंगे तो -2 × करंट क्या हो जाएंगे, दो करंट है यहाँ पर, दोनों अपोजिट, तो I2 - I1। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे आओगे तो बैटरी के कहाँ से निकल रहे हैं, माइनस से, तो -2, तो वो हो जाएगा माइनस करंट के डायरेक्शन की वजह से 10 रेजिस्टेंस का वैल्यू है, फ्लो होने वाला करंट I2 है। फिर उसके बाद माइनस करंट के डायरेक्शन की वजह से रजिस्टर की रेजिस्टेंस 2 है, फ्लो होने वाला करंट 2 है, दोनों अपोजिट, तो I2 माइनस क्या हो जाएगा I1। फिर उसके बाद फिर एक बैटरी है, बैटरी के कौन से प्लेट से निकलेंगे बाहर, माइनस से, तो -2 = 0। सर हर एक एलिमेंट को कवर कर दिया, तो -10 × I2 होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा 2 × I2, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा +2 × I1 -2 = 0। इसको सॉल्व करेंगे, I1 को एक तरफ ले आओ तो 2I1, एक I2 वाले को देखो सेम साइन होगा, जुड़ेगा, तो सेम साइन है, 10 और 2 12, -12 × I2 और इक्वल -2 = 0। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2I1 -12 I2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आया है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको I1 और I2 की वैल्यू है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहते हैं तो। छोटा सा है तो चलो मैं इस क्वेश्चन को पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर लेता हूँ। विलोपन विधि बोलते हैं ना, उसी विधि से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, विलोपन विधि से। तो क्या करेंगे, इस I1 को विलोपित करना है, तो I1 के कोफिशिएंट 2 है, 2 से हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इधर आपका इक्वेशन नंबर 1 का कोफिशिएंट है -12, उससे गुना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से करते हैं उसको, तो 2 से 12 को करोगे 24 I1 + 4 I2 = 8। अब 12 से करो तो -24 I1, फिर माइनस माइनस का प्लस, फिर क्या हो जाएगा वो 144, 12 में 12 में 144 होगा I2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा -24 होगा। फिर इसको घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस होगा, फिर ये माइनस होंगे और ये माइनस का प्लस, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा -140 I2 मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा
24 और 8 32 जुड़ेगा तो, और I2 इक्वल टू हो जाएगा -32 डिवाइडेड बाई 140। सॉल्व करोगे तो 8 सॉल्व कर दो थोड़ा सा। 4 4 तिया 12, 2 4 4 अट्ठे 32 जाएगा 8 बार, और 4 2 तिया 12, 2 बचा 4 पंचे 20, तो -8/35 आएगा। I2 की वैल्यू है वो। और ये सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। 4 से डिवाइड किया, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंचे 20। ठीक है, I2 का वैल्यू इतना एम्पियर आ गया, -8/35। अब I2 की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में रख दो। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर कहाँ रखते हैं? 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ, विलोपन विधि बोलते हैं मैथ्स में। कोई एक पैरामीटर को हम क्या करते हैं? विलोपित करते हैं। तो ये -12 इंटू I1 है, +2 इंटू I2 के जगह हम क्या है? -8/35, और इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 4 है। ठीक है, तो I2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे ही रखा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो -16 डिवाइडेड बाई 35 इक्वल टू 4। ये पूरे को इधर ले आओ तो -12 इंटू I1 इक्वल टू हो जाएगा 4 + 16 डिवाइडेड बाई 35। ठीक, इसको कैलकुलेटर से करोगे ज़्यादा अच्छा है। मैनुअली में क्या है, टाइम लगेगा, एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट हो जाएंगे आपका। ठीक है, तो फिर हो सकता है डिवाइड ना हो, तो 12I1 35 70 140 + 16 डिवाइडेड बाई 35। सॉल्व करोगे तो 156 डिवाइडेड बाई 35 आएगा, और ये -12 इंटू I1 की वैल्यू आएगा 156 डिवाइडेड बाई 35 12। अब ये 12 से डिवाइड हो सकता है 156 जो है, मैं I1 की वैल्यू निकालने के लिए 12 को इधर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 12 से एक बार, और ये 12 एक बार, 3 इधर गया, 12 तिया 36। तो I1 इक्वल टू हो गया यहाँ पर 13 -13 डिवाइडेड बाई हो गया 35 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका। कैलकुलेशन देख लेंगे, आई थिंक सब जगह तो सही होगा। -13 डिवाइडेड बाई 35 आ गया। सब्स्टिट्यूशन मैथमेटिक्स का विलोपन जो विधि रहता है उसी का यूज़ किया हूँ। 2 वेरिएबल का है तो आसानी से निकल सकता है करके। अब I1 और I2 का वैल्यू निकल गया, तो क्वेश्चन वाले ने I1 I2 की वैल्यू नहीं पूछा है। क्वेश्चन वाले ने इस अमीटर में फ्लो होने वाला करंट पूछा है। तो अमीटर में एक करंट इधर से I1 आ रहा है, और दूसरा जो करंट है वो इधर से I2 जा रहा है। तो 2 करंट जा रहे हैं यहाँ पर, और दोनों करंट अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमेशा सब्ट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ए में फ्लो होने वाला, अमीटर में फ्लो होने वाला करंट है वो इन दोनों के डिफरेंस का इक्वल होगा। मतलब आप उसको I1 - I2 लिख सकते हो, या फिर I2 - I1 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन वाले ने आंसर पूछा है, तो क्या होगा? अमीटर में फ्लो होने वाला करंट, सो फ्लोइंग करंट थ्रू अमीटर। ठीक है, थ्रू अमीटर। तो अमीटर में फ्लो होने वाला जो करंट जो होगा वो क्या होगा? I1 - I2, या फिर क्या लिख सकते हैं, और I2 - I1। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, I2 - I1 लिख सकते हैं, कुछ भी करो। चलो I1 - I2 करो, तो I1 मतलब -13/35 माइनस I2 मतलब ये -8/13 ऐसा। ठीक है, तो -13 डिवाइडेड बाई 35, और माइनस माइनस का प्लस
8 डिवाइडेड बाई 35 ऐसा होगा। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो -13 + 8 डिवाइडेड बाई 35 और सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 8 4 12 8 5 13 होता है -5 डिवाइडेड बाई 35 सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 5 से और डिवाइड कर दो तो -1/7 और ये हो जाएगा एम्पियर। अगर आपका आंसर कहीं पर +1/7 आता है तो भी ठीक है, यहाँ पर -1/7 आया है, इसका मतलब तो ये हुआ कि उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो मेरे एजम्पशन डायरेक्शन का अपोजिट है। अगर आप इसी को I2 - I1 लोगे तो 1/7 मिल जाएगा। तो प्लस और माइनस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये रहा एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन मेश एनालिसिस का। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन है, इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं। आप अगर मेरा क्वेश्चन सीधा नोट करके सीधा बना लोगे ना तो इतने से कम समय में आपका बन सकता है। ठीक है, आपको इतना समय नहीं लगेगा, मेरे को एक एक पॉइंट को समझाना पड़ रहा है, इस कारण टाइम लग रहा है। अदरवाइज मेरा वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखा करो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं उसको देखा करो, फिर उसके बाद सीधा सॉल्व किया करो। अगला क्वेश्चन है 100 वोल्ट का है। यहाँ पर एक रजिस्टर है, फिर यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ एक और रजिस्टर जुड़ रहा है, यहाँ फिर एक और रजिस्टर है, फिर यहाँ पर एक ऐसा है। ठीक है, तो ये आपका 50 वोल्ट है। ठीक है, ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, 10 ओम का है, 10 ओम का है। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर एक और रजिस्टर लगा है जो ऐसा टाइप का है, और ये भी 10 ओम का है। तो हर एक 10 ओम का ले लिया, ये 100 वोल्ट का है, 50 वोल्ट का है। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने ये जो सर्किट दिया है ऐसा दिया है, उन्होंने अपने तरफ से एक एक करंट भी माना है कि सपोज इसमें I1 फ्लो हो रहा है, उन्होंने ये बोल दिया कि इसमें क्या फ्लो हो रहा है I2 फ्लो हो रहा है, और फिर बोल दिया इसमें क्या हो रहा है I3 फ्लो हो रहा है। उन्होंने 3 करंट माना है, तीनों करंट को डायरेक्शन के साथ उन्होंने एजम्पशन कर लिया, दे दिया है कि इसमें I1 I2 और I3 करंट है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि इसमें I1 I2 और I3 जो करंट है वो क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है। ठीक, और क्वेश्चन वाले ने ये बोल दिया है कि सर्किट में फ्लो होने वाला I1 I2 और I3 जो करंट है, उसी I1 I2 और I3 करंट की वैल्यू को क्या कर डालो, फाइंड आउट कर डालो, उन्होंने यही बोला है। ठीक है, तो सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को क्या है उन्होंने निकालने बोला है। उन्होंने ही अपने तरफ से I1 I2 I3 माना है, और उन्होंने ही अपने तरफ से इस सारे की डायरेक्शन को भी एजम्पशन किया है, मैंने कुछ नहीं किया। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाले ने ये लिख दिया है फाइंड दी वैल्यू ऑफ करंट I1 I2 एंड I3। ठीक है, आपको I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मेश एनालिसिस चल रहा है, उन्होंने अपने तरफ से करंट मान दिया, डायरेक्शन मान दिया, तो मेरा बस काम इतना है कि मैं हर एक मेश पर एक एक KVL लगाऊं और KVL लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने मेश नंबरिंग नहीं किया, तो इसको मेश नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकेंड मेश मान लेता हूं, इसको थर्ड मेश मान लेता हूं। मैं हमेशा KVL लगाऊंगा तो करेंट के ही डायरेक्शन में लगाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अप्लाई KVL एट मेश फर्स्ट,
मेश नंबर फर्स्ट पर क्या लगाते हैं अपन, केवीएल लगाते हैं। केवीएल मैं हमेशा करंट के ही डायरेक्शन में ऐसे लगाऊंगा, करंट क्लॉकवाइज है, मैं भी क्लॉकवाइज चलूँगा। तो जब भी हम सेम डायरेक्शन में लगाएंगे हमेशा वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा, निगेटिव होगा। तो चलो लगाते हैं, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। 10 ओम, 10 ओम पे क्या करंट दिख रहा है, I1 सीधा सीधा दिख रहा है। करंट की दिशा में चलूँगा इसलिए -10 इंटू I1 होगा। फिर यहाँ पर आ जाओ, करंट की दिशा में चल रहा हूँ फिर इसलिए -10। करंट क्या है यहाँ पर, देखो I1 जो करंट है वो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, बट इसी 10 ओम पर एक करंट I3 है वो राइट से किधर आ रहा है, लेफ्ट की ओर आ रहा है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो ये करंट जो होगा I1 माइनस क्या हो जाएगा, ये I3 हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस मेश का बात है, फिर ऐसे आ जाओ ऊपर से नीचे करंट की ही दिशा में, इसलिए माइनस रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर 10। करंट क्या होगा, I1 जो है ऊपर से नीचे और I2 जो है नीचे से ऊपर, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण टोटल जो करंट है वो इन दोनों करंट के डिफरेंस का इक्वल होगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, फ्लो होने वाला करंट I1 माइनस क्या हो जाएंगे I2। ये I1 करंट और इस वाले I2 करंट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट होने से टोटल करंट इन दोनों के डिफरेंस का इक्वल होगा। फिर उसके बाद ऐसे आ जाओ, ऐसे बैटरी के जिस प्लेट से बाहर निकलोगे, कहाँ से निकला मैं, प्लस से, तो +100 = 0। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट पर आपको क्या करना है, कवर करना। ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू I1 माइनस 10 इंटू I1 माइनस माइनस का प्लस 10 इंटू I3 माइनस 10 इंटू I1 माइनस माइनस का प्लस 10 इंटू I2 +100 = 0। ऐसा हो गया। फिर देखो सेम साइन वाले को जोड़ दो, 10 10 और ये 10 30 हो जाएगा, -30 I1। फिर इसको ऐड कर, ये अकेला है तो 10 इंटू I2। फिर उसके बाद I3 भी है क्या, I3 भी है, +10 इंटू I3। फिर क्या है, +100 = 0। ठीक है, यहाँ पर +100 को उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो -30 इंटू I1 +10 इंटू I2 +10 इंटू I3 और इक्वल टू हो जाएगा ये -100। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने फर्स्ट मेश पर क्या लगाया, केवीएल। देखो मेश एनालिसिस का क्वेश्चन कोई कॉम्प्लेक्स आएगा ऐसा मत सोचना, इसी टाइप ही सर्किट दिया रहेगा, 2-3 मेश वाला, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मेश से ज़्यादा का क्वेश्चन आपका नहीं मिलेगा। जनरली 3 मेश का ही क्वेश्चन पूछेगा और 2 मेश का आ गया तो उसको तो विदाउट कैलकुलेटर आप सॉल्व कर ही सकते हो। 3 मेश का आया तो मैट्रिक्स मेथड से विदाउट कैलकुलेटर यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 4 मेश को भी मैट्रिक्स मेथड से आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर के मेश का। अब सेकेंड नंबर के मेश पर देखो ऐसे एक लगाऊंगा केवीएल, करंट के ही डायरेक्शन, तो -10 इंटू, इसमें 2 करंट है, I2 है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, I3 है वो राइट से लेफ्ट। तो दोनों करंट अपोजिट होने से इन दोनों करंट का डिफरेंस ही फ्लो होगा। फिर आप यहाँ पे आओगे, बैटरी के माइनस से बाहर निकल रहा हूँ तो -50 लिखूँगा। फिर उसके बाद ऐसे चलूँगा करंट की दिशा में, इस कारण फिर -10 और इसमें फ्लो होने वाला करंट I2 माइनस I1 हो जाएगा, क्योंकि इस वाले में इसमें इस करंट को घटाऊंगा। तो ऐसा है, मैं करंट की डायरेक्शन में केवीएल लगाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है, आप देखोगे क्लियर हो जाएगा। अप्लाई केवीएल एट मेश सेकेंड नंबर के मेश पर केवीएल लगाओ। मैं करंट की दिशा में लगा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। 10, फिर उसके बाद उस 10 ओम पर फ्लो होने वाला करंट I2 माइनस I3 है, दोनों करंट का डिफरेंस फ्लो होगा। फिर -50 वोल्ट का एक बैटरी है उससे, फिर उसके बाद फिर -10 फ्लो होने वाला करंट I2 माइनस I1 है और इक्वल टू क्या है, 0। बस इतना ही है सेकेंड नंबर के मेश पर। ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दो तो -10 इंटू I2 माइनस माइनस का +10 इंटू I3
-50 -10 इंटू I2 माइनस माइनस का प्लस 10 इंटू I1 और इक्वल टू 0। अब देखो I1 है क्या, I1 है अकेला है, इसको अलग लिखो 10 I1। I2 है क्या, देखो दो जगह है 10 और 10 जुड़ जाएगा -20 I2। फिर I3 भी है क्या, अकेले है +10 इंटू I3। फिर कांस्टेंट -50 इक्वल टू 0। फिर कांस्टेंट को उस साइड ले जाओ 10 इंटू I1 -20 इंटू I2 प्लस 10 इंटू I3 और इक्वल टू 50 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सेकेंड में इसके लिए सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब थर्ड नंबर के लिए सिमिलरली एंड अप्लाई KVL एट मेश थर्ड। ठीक है, तो मेश नंबर थर्ड पर क्या लगा देते हैं, KVL लगा देते हैं। मैं करेंट के ही डायरेक्शन में लगा रहा हूँ सीधा। सर हर एक पर माइनस होगा तो -10 I3 बस फ्लो हो रहा है। एक में फिर से -10 ही है। फ्लो होने वाला करंट हमेशा अपोजिट है यहाँ पर, तो I3 माइनस क्या होगा, I2 होंगे। फिर इसके बाद -10 फ्लो होने वाला करंट फिर अपोजिट है, तो I3 माइनस I1 दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 0 थर्ड मेश का। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -10 इंटू I3 ब्रेकेट ओपन कर दो, साइन के साथ मल्टीप्लाई, तो -10 I3 माइनस माइनस का प्लस 10 इंटू I2 माइनस 10 इंटू I3 माइनस माइनस का प्लस 10 इंटू I1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो I1 है क्या, I1 है 10 इंटू I1। I2 है क्या, I2 अकेला है +10 इंटू I2। I3 है क्या, 1 2 और 3 जगह, तीनों का साइन सेम है, तीनों जुड़ जाएगा 30 इंटू I3 इक्वल टू 0। 3 नंबर का इक्वेशन, ये ऐसा 3 इक्वेशन मिला, तीनों KVL लगाने से मिला 3 मेश का। 3 मेश है तो तीनों में KVL लगाया, 3 इक्वेशन लिए। 4 मेश रहता तो चारों में KVL लगाता और ले लेता। अब ये 3 इक्वेशन है, तीनों को आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर डालो। हमेशा वोल्टेज जो मैट्रिक्स होता है वो करंट मैट्रिक्स और रेजिस्टेंस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इक्वल होता है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि कोई भी मैट्रिक्स को सॉल्व करके किसी अननोन पैरामीटर का वैल्यू वेरिएबल का कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है I1 I2 I3। तो इस I1 I2 I3 ही वेरिएबल है, जैसा कि आप मैथमेटिक्स में XYZ वाला पढ़ते हो। तो XYZ के जगह I1 I2 I3 है, तो इसी को मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। और मैट्रिक्स से सॉल्व नहीं करेंगे तो कैलकुलेटर में इक्वेशन सॉल्व करने का फंक्शन होता है, उस इक्वेशन सॉल्व करने वाले फंक्शन को सीधा निकालिएगा और सारे इक्वेशन को उसकी कोफिशिएंट का साइन के साथ वैल्यू को पुट कर देना। 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन को सेलेक्ट करना है फंक्शन में जाकर के, मोड सेलेक्ट में जाना पड़ता है शायद, वहाँ जाकर के इक्वेशन को सेलेक्ट करना। इक्वेशन को सेलेक्ट करने के बाद 3 वेरिएबल वाला देखना, जिसमें x y और z रहेगा वो वाला, या फिर ABC जो भी रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर मैट्रिक्स फॉर्मेट आएगा, उस मैट्रिक्स फॉर्मेट में फर्स्ट नंबर के इक्वेशन में I1 का जो कोफिशिएंट है वो पुट करना, फिर इक्वल प्रेस कर देना, अगला आप चले जाओ। फिर I12 की वैल्यू अगर माइनस के साथ कोफिशिएंट है, जैसा कि यहाँ पर है I1 का कोफिशिएंट यहाँ पर -30 है, तो आप -30 ही पुट करेंगे। I2 की वैल्यू +10 है तो 10 लिख देना, I3 की वैल्यू +10 है तो 10 लिख देना। फिर इक्वल के उस पार वाले में क्या है, -100 है तो -100 ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसा। फिर सेकेंड नंबर के आप रो में आ जाओगे मैट्रिक्स के, तो I1 का कोफिशिएंट फिर +10 भरना, I2 का कोफिशिएंट -20, I3 का कोफिशिएंट +10, फिर उसके बाद इक्वल के उस पार वाले को 50। फिर I1 के कोफिशिएंट +10, I2 की कोफिशिएंट +10, फिर I3 का कोफिशिएंट -30 इक्वल के उस पार क्या है 0। फिर आप इक्वल प्रेस करोगे तो फर्स्ट आंसर आएगा वो I1 का है, सेकेंड आंसर आएगा वो I2 का है, थर्ड आंसर जो आएगा वो क्या है I3 का है। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 को सॉल्व करने पर
1, 2 और 3 को सॉल्व करोगे तो I1 में सीधा आंसर लिख रहा हूँ, I1 इक्वल टू 3.75, फिर I2 की वैल्यू जो है वो 0, और ये I3 की जो वैल्यू आएगा वो आएंगे 1.25 एम्पियर, 1.25। ठीक है, ये भी एम्पियर में है, ये भी 0 एम्पियर का है, I3 भी 0 एम्पियर, कोई भी प्लस माइनस में आ सकता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो I1 3.75 एम्पियर आएगा, I2 की वैल्यू 0 एम्पियर आएंगे, I3 की वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा 1.25 एम्पियर आएंगे। तो ये हो गया अपन का 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं अपने तरफ से करीब 8-10 क्वेश्चन लिया होऊंगा मैश एनालिसिस का, और आपको अब असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।